हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करेंगे ख़ास तौर से देखो CSIR के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो CSIR नेट की लाइफ साइंस से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जरूर कर रहे होंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स के डेली देखो कमेंट्स भी आते हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग ज़रूर वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी उनकी माइंड में क्लिक रहती है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन डेली जो पुटअप करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स का कि CSIR नेट दिसंबर 2023 जो उनका टारगेट ले रखा है, उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि नेट क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे, या मतलब कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो आपके हो सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। CSIR के रिगार्डिंग छोटी छोटी जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में आती है, उन सभी के रिगार्डिंग आज अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाइफ साइंस में कौन सी ब्रांचेज आती है। दैट मीन्स आपकी MSc कौन से सब्जेक्ट से है। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि इतने वीडियो बनाए हैं मैंने, उसके बावजूद भी आप लोगों का सबसे बड़ा कमेंट आता है कि सर हम बॉटनी से हैं तो हमें बॉटनी नेट का सिलेबस बताओ, या जूलॉजी से हैं तो जूलॉजी नेट का सिलेबस बताओ। जबकि मैं हर बार कहता हूं कि यदि आपकी MSc किसमें है, अगर आपकी MSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायो, जेनेटिक्स, बायोकेम, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स या अदर कोई प्लांट फिजियोलॉजी है, आपकी कोई भी जो चीज़ें हैं बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज है, अगर आपने इनमें से किसी में भी MSc की है तो आपको नेट हमेशा लाइफ साइंस सब्जेक्ट से देना है। ठीक है, नेट के लिए आपकी सब्जेक्ट अब क्या होगी, लाइफ साइंस। इसका मतलब आपकी MSc इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की हो, लेकिन आपको सिलेबस किसका पढ़ना है, लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस का सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी में आपके बॉटनी का भी पोर्शन आता है, उसी में जूलॉजी का भी पोर्शन है, सभी का पोर्शन मिलाकर एक सिलेबस बनाया गया है, उसे अपन लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। और इनमें से एक चीज़ और थोड़ा सा मैं डाउट आपको क्लियर कर दूं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप हो और आप ये कहो कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास नेट जो है इनमें वो इसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए, लाइफ साइंस की। अगर आप ये कहो कि मैं बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नेट है, वो इन्वायरमेंट से है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं। आपको अगर बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट तो लाइफ साइंस से ही करनी होगी, क्योंकि UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी UGC ने क्लियर कर रखा है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री किसी में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कंपलसरी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो आपकी लाइफ साइंस CSIR नेट क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसका मतलब आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसी चीज़ में आपको ध्यान रखना, लाइफ साइंस नेट ही आपके लिए सबसे बेस्ट है और वही आपकी एलिजिबल होगी किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। हालांकि आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर आप देखोगे, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है CSIR की फुल डिटेल इस नाम से है, या फिर आई थिंक फुल डिटेल ऑफ CSIR जो भी है, आप लोग प्लेलिस्ट में देखना, उसमें टोटल वीडियो मैंने डाल रखे हैं। जो भी आपके क्यूरीज हैं उनके सबके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर अपन आज का अपना पार्ट है कि कितने मार्क्स लाने पर आपकी नेट क्वालिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। सिंगल पेपर होता है, पहली चीज़ पेपर पैटर्न किसका, लाइफ साइंस का बता रहा हूं मैं आपको। लाइफ साइंस किसका, CSIR नेट का। दूसरी चीज, अगर आपको इसमें यह कंफ्यूजन होता है कि ये नेट का है या JRF का है, नेट और JRF एक ही चीज है, दोनों का एक ही सिलेबस है। बस इसमें दो कैटेगरी है,
जो नीचे कट ऑफ जाती है उसमें नेट दिया जाता है, उनसे ऊपर जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कट ऑफ ज़्यादा है उनको JRF दिया जाता है। इसलिए 2 कैटेगरी है, नेट और JRF। ठीक है, अब अपन चलते हैं, दोनों का सेम सिलेबस है लाइफ साइंस का। पेपर पैटर्न की अपन बात करें, सिंगल पेपर, सिंगल पेपर होना है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंगल पेपर में 3 पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्ट में कितने क्वेश्चन आने हैं? पार्ट ए में सिंपल बेसिक आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। लाइफ साइंस में कोई भी सब्जेक्ट मतलब CSIR के अंदर कोई भी साइंस के सब्जेक्ट जिसमें CSIR एग्जाम करवाता है, सबका ए पार्ट कॉमन होता है। ए पार्ट क्या होता है? कॉमन होता है। जबकि ये 2 जो पेपर होते हैं, मतलब 2 पार्ट जो होते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी, ये कैसे होते हैं? दोनों सब्जेक्ट के होते हैं। ये पार्ट रीजनिंग का होता है जो कॉमन है सभी को। कितने क्वेश्चन हैं? दूसरी चीज़, पेपर सिंगल पेपर, नेगेटिव मार्किंग। दूसरी, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ओनली MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पार्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं। पार्ट ए के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, आपको दिए जाते हैं 20 क्वेश्चन। पार्ट बी में आपको लाइफ साइंस से पार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। पार्ट सी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75, ये पूछे जाएंगे। अटेम्प्ट कितने करने आपको इनमें से? ठीक है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? अब देखो, यहां 20 में से आपको करने केवल 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा रहते हैं, 15 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन में से अपन देखें ओनली 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओनली 35 क्वेश्चन। आगे अपन देखें 75 क्वेश्चन में से आपको केवल 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने होते हैं। 25 क्वेश्चन। अब कितने मार्क्स के होते हैं? इसमें पहला पार्ट आपका 2 नंबर का होता है प्रत्येक क्वेश्चन। यहां पर आपके 30 मार्क्स कितने हो गए? 30 नंबर का पहला पार्ट हो गया। यहां पर भी बी पार्ट भी आपका कितने नंबर का है? 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो यहां पर 70 नंबर हो गए। पार्ट सी में आप देखो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। कितने क्वेश्चन करने आपको? 25। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। इसका मतलब टोटल 100 नंबर का हो गया। अब आपके टोटल पेपर पैटर्न कितने का हुआ? 200 मार्क्स। कितने मार्क्स हुए? 200 मार्क्स। ये आपको 200 मार्क्स में से आपको सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, इसमें ऐसी कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। आपको कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ए पार्ट हम अटेम्प्ट नहीं करें तो क्या पेपर चेक नहीं होगा? इसमें ऐसा कोई नहीं है। आप पार्ट ए छोड़ दो कंप्लीट, दोनों में कर दो तो भी पास हो। पार्ट बी छोड़ दो और इसको पूरा कर दो, इसको पूरा कर दो। अगर आप मतलब जो क्वालिफिकेशन की आपकी मिनिमम कट ऑफ अगर वो वहाँ तक पहुँचते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जिसको आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों के मार्क्स मिलाकर ही आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको ये तो पेपर पैटर्न समझना है आपको। अब अपना जो नया मुद्दा है वो है कि कितने मार्क्स लाएं कि हमारी नेट या JRF। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें
यहाँ पर या देख लो आप JRF और नेट। ठीक है, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आपकी नेट या JRF क्वालिफाई हो। ठीक है, ये कंडीशन आप देख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास में कंडीशन है, सबसे पहले कोई स्टूडेंट्स जो EWS या फिर अपन बात करें अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके लिए अगर आप देखते हो तो आपके पास कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपके पास JRF हो। तो कम से कम आपके यहाँ से अपन देखें 110 से लेकर 120 अगर मार्क्स आते हैं 200 में से, तो आपकी JRF जो है वो फुल चांस है कि आपको JRF वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें कि अगर आपकी 110 मार्क्स के आसपास अगर आए, 105 भी लिख सकते हो यहाँ पर, अब ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, 105 से 110 के आसपास भी अगर आपके आते हैं तो भी आपकी आराम से नेट क्वालिफाई कर लोगे आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें OBC या MBC की अपन देखें कि ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर आपके 100 से 110 के बीच अगर आपके क्वेश्चंस मार्क्स आते हैं तो आप JRF क्वालिफाई कर लोगे। कितने में से कर रहे हैं अपन, यहाँ पर टोटल 200 में से कर रहे हैं भैया, आप लोग याद रखना है आपको। और यहाँ पर अगर नेट आपकी बात करो तो यहाँ से 100 से यहाँ पर अपन देखें, या फिर इसको 105 भी कर सकते हो आप, और 100 से 105 के आसपास अगर आपके आते हैं तो आप नेट क्वालिफाई। ये मैं पहली चीज़ बता देता हूँ, ये मैं आपको हमेशा 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ ताकि आप लोग अपना क्राइटेरिया है वो इनसे भी ऊपर रखें, ताकि आप 8-10 नंबर रिजर्व में रहे। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन आपका नेगेटिव भी हो तो भी आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए ये कट ऑफ थोड़ी सी मैं आपको बढ़ा के इंक्रीज करके बता रहा हूँ, ताकि आपको इतने तो लाने ही लाने हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना आपको। तो यहाँ पर देखें ऐसी कैटेगरी के अगर अपन देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर 110 अपन बताया है तो आप ये कह सकते हो भी जो 100 से 105 के आसपास आराम से आपको JRF मिल जाएगी अच्छी रैंक की। ठीक है, आगे अपन देखें तो यहाँ पर अगर आप ये देखो कि 95 से 100 के बीच में है तो भी आपको JRF मतलब नेट आपको क्वालिफाई आप कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ST में अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको 95 या 90 भी आप कह सकते हो, तो भी अगर आपको इतना भी मिलता है 95 से 100 के बीच में तो भी आपकी आराम से JRF मिल जाएगी। और यहाँ पर अपन देखें ये कह सकते हो आप 87 से लेकर 95, अगर यहाँ तक आपको मार्क्स मिलते हैं तो भी आप लगभग आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा सा ऊपर लेके चलो तो आप इसको ले सकते हो, तो भी मिल जाएगी आपको 90 से 95 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगी। इसका मतलब ये एक वो बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर आप प्रिपरेशन करते हो और आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो आपको इतनी कैलकुलेशन बैठा के चलनी है। इस कैलकुलेशन को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन बताई थी, सिंपल वाली कैलकुलेशन कि कितनी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, कितने क्वेश्चन आपको पुटअप करने हैं। वो क्वेश्चन मैं हालांकि इसमें जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर डाल दूंगा, वो ज़रूर देखें अगर नहीं देखा आप लोगों ने। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को चूज करते हो, पेपर पैटर्न में सेलेक्ट करते हो तो आराम से ये क्राइटेरिया में आप रह जाओगे, आराम से आपकी नेट या JRF कर लोगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी कैलकुलेशन। एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आपकी रणनीति कैसी है, आप कैसे ये आइडिया लगा पाते हो कि हमें इतने मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, इतने मार्क्स तक हमें पहुंचना है, इनमें से इतनी हमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव निकालने के बाद भी हमें इतने मार्क्स तो कंप्लीट चाहिए, तब जाके हमें कट ऑफ में आएंगे। ये सभी कैलकुलेशन अगर आप करके चलते हो पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपका थोड़ा माइंड है वो ज़रूरी है, ताकि आपको चलाना उस चीज़ को कि वो ये सोच सके कि आपको आवश्यकता किस चीज़ की है, कहाँ पे आप फेल हो रहे हो बार बार।
इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये कैलकुलेशन देखें। मैंने एक बताया है पेपर पैटर्न को कैसे आप उसको करें, अपन सॉल्यूशन करें, तो भी आप उसको भी आप देख सकते हो, वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा तो वो भी देख सकते हो। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरी जो न्यू पोस्टिंग है फर्स्ट ग्रेड में हुआ स्कूल लेक्चर के अंदर, जो डूंगरपुर के जो आसपुर है सकानी स्कूल जो है वहाँ पर हुआ है। तो कोई भी मेरा स्टूडेंट्स या कोई भी मेरे फ्रेंड्स जो आसपुर के आसपास के हैं तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए जब ज्वाइनिंग मिले तो वहाँ पर थोड़े रहने की, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है डूंगरपुर राजस्थान के अंदर, तो थोड़े से ज़रूर हेल्प कीजिए आप लोग। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।